हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेकरेंस रिलेशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इटरेटिव मेथड क्या है और इटरेटिव मेथड से कैसे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम पर डिस्कशन खास करके हम लोगों ने किया था। एक है फिबोनाची सीरीज और एक मैथमेटिकल सीरीज था। जैसे ज़रा देखा जाए कि अगर हम लिखें इस सीरीज में 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन। अब इसमें कोई भी नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि कोई भी अगर नेक्स्ट एलिमेंट है वो a⁴n, तो इसको हम an-1 प्लस an-2 ये हमारा इक्वेशन है। और ये सिंपल सा मेथड है, इसके आधार पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, n-1 मतलब 5 अब प्लस 3 से हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं 8। फिर आगे क्या होगा, फिर वही स्थिति है। तो कोई भी न्यू वैल्यू जनरेट करने के लिए हमको प्रीवियस एलिमेंट की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं उसके इनिशियल कंडीशन के बारे में भी हम प्रॉब्लम में ही डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव। अब रिकर्सिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम खोजने की कोशिश करें तो इसके सॉल्यूशन को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला इटरेशन मेथड, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड और तीसरा है जनरेटिंग फंक्शन। फंक्शन जनरेट कर लें और उसके आधार पर हम नया जनरेट कर सकते हैं। तो इटरेटिव मेथड में अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। वो इटरेटिव मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। किसी वैल्यू का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना हो तो स्वाभाविक है कि इटरेशन मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन कोई इस तरह का अगर सीरीज हो, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि फिबोनाची सीरीज ही हमें मिले। अब एक दूसरा सीरीज जरा देखें, उसमें हम क्या करते हैं। तो एक सीरीज है हमारे पास जिसको हम डिफाइन करते हैं 3 9 27 81 एंड सो ऑन। अब इसमें ये व्यवस्था तो लागू नहीं हो सकती है क्योंकि फिबोनाची सीरीज का अपना व्यवस्था है। फिबोनाची सीरीज अपने ढंग से काम करता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जैसे नेक्स्ट कोई एलिमेंट हम जनरेट कर रहे हैं तो क्या रिलेशन है, किस रिलेशन में आगे का वैल्यू जनरेट हो रहा है। तो इसमें एक फिक्स रिलेशन है। ये बोलता है कि इसको अगर हम फाइंड करें तो 3 इंटू 3 to power n where n is equal or greater than 0। ये हमारा वैल्यू है। इसमें 2 एलिमेंट हैं। पहला एक कांस्टेंट एलिमेंट है 3 और दूसरा एक कांस्टेंट एलिमेंट के ऊपर है वैल्यू n। तो इस वैल्यू को जनरेट करने के लिए अब पहला एलिमेंट क्या कहता है, 3 इंटू 3 to power 0 इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 to power 1 इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 to power 2 इक्वल टू 27, 3 इंटू 3 to power 3 इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। तो ये रिलेशन अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है। और रीजनिंग में सबसे पहले हम यही काम करते हैं, इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल है कि कोई भी इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड करें, क्या व्यवस्था हो, कैसे रिकर्सिव प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो। तो किसी भी रेकरेंस रिलेशन को
सबसे पहले जब भी उसको सोल्व करने की बात होगी तो आप दो बात पर ध्यान देंगे। सबसे पहले उसके ऑर्डर को फाइंड करने की ज़रूरत है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर देखिए क्या कहता है ये कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। अब इस इक्वेशन को जरा देखिए। एक इक्वेशन हम लिखते हैं C0 ये R प्लस C1 AR-1 प्लस C2 AR-2। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें हायर ऑर्डर हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है? ये हमारा होगा, और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट है ये। तो इसमें हम केवल सबस्क्रिप्ट की बात करें, मतलब R सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है R-2। तो ये है हमारा हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट और ये है हमारा लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। जरा सा देखिए, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? R माइनस R+2। इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो R कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 2। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। ये इक्वेशन जो है क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। अगर एक और हम इक्वेशन यहां जोड़ दें कि प्लस C3 AR-3, तो क्या होगा? स्वाभाविक है हमारा लोएस्ट सब्सक्रिप्ट अब R-2 के जगह पर R-3 होगा, और R-3 होगा तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड ऑर्डर के बदले ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब है कि किसी भी रेकरेंस रिलेशन की बात होगी तो जो प्रॉब्लम होगी सबसे पहले उसका ऑर्डर आप फाइंड करेंगे। हम आशा रखते हैं आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माइनस सबसे लोएस्ट ऑर्डर आप निकालें और आप पता करें कि हमारा ये जो इक्वेशन है किस ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम होगा कैसा, सबसे बड़ी बात है। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन बनाया था उसमें आपने देखा कि 3 × 3n ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल है। तो यही कांस्टेंट और वेरिएबल पोजीशन को ही हम यहाँ दिखा रहे हैं C0। अब इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें आप तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में हमारा जो C0 C1 C2 अप टू Ck, जो ऊपर का इक्वेशन आप केथ ऑर्डर इसको हम बोल रहे हैं, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हुआ, ये लास्ट में Ck इंटू AR-k है। तो अब R-k करेंगे तो क्या होगा? केथ ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे वैल्यू जो है ये है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट फिक्स हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट कहने का मतलब है कि सारे इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर तो हमने सब में 3 की बात की, तो सारे कांस्टेंट वैल्यू C0 C1 C2 जो भी होगा वो यहाँ कांस्टेंट होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर बार हमारे पास रिकर्सिव इक्वेशन जो होंगे उसमें ये कांस्टेंट तो होंगे, लेकिन कांस्टेंट भी चेंज कर सकते हैं। C1 का वैल्यू C2 या C0 के इक्वल है या अनइक्वल है, ये अलग बात है। उसमें भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कि जितने भी C0 C1 C2 Ck है ये सारे कांस्टेंट है। और हमारा इक्वेशन जो वेरिएबल पार्ट है वो AR-1 AR-2 अप टू AR-k है। तो इस इक्वेशन को आसानी से हम देख के समझ सकते हैं कि एक रिकर्सिव नेचर का प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा, कई बार मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होते हैं सेकेंड ऑर्डर हो थर्ड ऑर्डर हो, वहाँ पर मान लेते हैं हम सेकेंड ऑर्डर की ही बात करें
तो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिए जाएंगे हमको वो कुछ इस तरह से होंगे, इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लिख दें C0 AR प्लस C1 AR-1 प्लस C2 AR-2 इज इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू 0, कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं fx, तो fx 0 भी हो सकता है या इसको fx को इट इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जहां भी दिखे, देखिए ये जो प्रॉब्लम है इन्हीं को हम बोल रहे हैं रिकरेंस रिलेशन। और इस रिकरेंस रिलेशन को अगर सोल्व करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए अगर इसको हम गौर से देखें तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ये क्या है? होमोजीनियस प्रॉब्लम। और इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। अब दो बात आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो इक्वेशन को हम देखेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे रिकरेंस रिलेशन प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में रिकरेंस की बात होती है तो वो किस ऑर्डर का है, ऑर्डर के बाद वो होमोजीनियस प्रॉब्लम है या नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम है, तो इसकी बात हम कर लेंगे। अब अगर होमोजीनियस प्रॉब्लम है तो उसकी बात हम करेंगे, और नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि AR इक्वल टू AR, आप यहाँ पर इसको H से डिफाइन कर दें, प्लस AR P। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जिस पर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे कि किसी भी नॉन रिकरेंस रिलेशन का एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। हम आगे देखेंगे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अगर दोनों सॉल्यूशन हम निकाल पाने में सक्षम हैं, निकाल पाते हैं, तो फिर हम इस होमोजीनियस का प्रॉब्लम का टोटल सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम लेंगे उसमें होमोजीनियस प्रॉब्लम को लेंगे, उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। फिर नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम को लेंगे, उसमें होमोजीनियस प्रॉब्लम भी निकालेंगे और साथ में उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। और इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करेंगे तो परफेक्ट हमारा रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो इटरेशन मेथड है, इटरेटिव मेथड में अगर बन जाए तो अब ज़्यादा सुविधा है। अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट पर ही हम कोशिश करेंगे बनाने की। और उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे जो आगे चल के देखेंगे। लेकिन आपको कम से कम रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन के लिए अगर सोल्व करना हो तो इटरेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड तो जाननी ही चाहिए। और इस सिलेबस में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जनरेटिंग फंक्शन में नहीं जाएंगे, वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है हमको। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से किसी भी रिकर्सिंग रिलेशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। तो उसके लिए पहले आप
ऑर्डर ऑफ इक्वेशन पता करेंगे, इक्वेशन जो है वो किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, केथ ऑर्डर का है, ये हमें पता करना होगा। इसके बाद जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो C1 C2 C3 अप टू CK के फॉर्म में होगा। और साथ में AR-1 AR-2 जो हमारा इक्वेशन में है, इसके आधार पर हम पूरे इक्वेशन को रीड करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और पहले ऑर्डर पता करेंगे, फिर उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमारा प्रॉब्लम जो है वो होमोजीनियस प्रॉब्लम है या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस प्रॉब्लम है तो होमोजीनियस प्रॉब्लम के आधार पर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर नॉन होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के साथ साथ उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके फाइनल हम किसी भी डिफरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिस पर आगे के वीडियो लेक्चर में एक प्रॉब्लम लेकर के प्रॉब्लम के आधार पर ही डिस्कशन हम लोग शुरू करें, ताकि हम आसानी से समझ जाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आशा रखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेकरेंस रिलेशन का है वो आपको समझ में आई होगी। किसी भी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्या उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल कंडीशन है जो चेंज हो रहा है, और उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस ऑर्डर का प्रॉब्लम है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम है, और तब उसके सॉल्यूशन के विषय में हम विचार करेंगे। अगले वीडियो में इसी तरह के प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।